कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, और इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। फिर आपने क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शंस। फिर हम देखेंगे कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, फिर लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी, और लास्ट में आपने पढ़ना है मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, यूज ऑफ स्टीरिक फैक्टर। तो पहले हम देखते हैं भाई कि कोलिजन थ्योरी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, मैं आपको तो भाई ये एक जर्मन केमिस्ट थे, ठीक है, मैक्स ट्राउट, उन्होंने 1916 में भैया ये थ्योरी दी थी कि रिएक्शन कब होती है, गैसेस फेज में, जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो क्या होगी, में रिएक्शन होगी, उसको क्या बोलते हैं, कोलिजन थ्योरी। ठीक है, और ये थ्योरी बताओ सिंपली क्या बोलती है, कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन राइट रिएक्टेंट पार्टिकल्स स्ट्राइक ईच अदर only a definite fraction of collision induce any significant noticeable chemical change. These successful changes are called successful collisions and are possible only if reacting molecules have sufficient energy. बोलो भाई, अरे बोलो भाई, sufficient energy at the moment of impact to break pre-existing bond and form new chemical bond. तो ये थ्योरी कहती है, अगर इसका हिंदी में तर्जुमा करें, ठीक है, कि कोई रिएक्शन सिर्फ कब होती है, जब उसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं एक खास एनर्जी के साथ। समझे बात, क्योंकि अगर उनके पास एक खास एनर्जी होगी तो उनके टकराने के दौरान पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी। समझ गए बात। तो ये क्या हमारी कोलिजन थ्योरी का वो एक तरह से बेसिक हमारा क्या है, डेफिनेशन। नहीं है क्या आपको? और मैं आपको बताऊँ ये 2 तरह की होती है कोलिजन थ्योरी। ठीक है, एक तो होती है आपकी भाई कोलिजन थ्योरी फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन। क्या होती है आपके पास, एक आपके पास क्या होती है, कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। आप कहोगे यूनिमोलिकुलर, एक मॉलिक्यूल कैसे भाई टक्कर मार सकता है दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, है ना भाई। कोलिजन के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी आपको पढ़ाएंगे कि भाई यूनिमोलिकुलर कोलिजन थ्योरी क्या होती है। ठीक है, आगे नहीं आपको? ठीक है, तो भाई पहले लेकिन हम बताओ क्या पढ़ेंगे, कोलिजन थ्योरी फॉर बायमोलिकुलर रिएक्शन। ओके, और मैं आपको बताऊं भाई इसके फर्दर क्या होते हैं, इसके 2 सब केस होते हैं। क्या होते हैं इसके 2 सब टाइप होती हैं। एक होता है जब कोलाइडिंग पार्टिकल्स क्या हो, तो यहां पर कम से कम आपने क्या पढ़ने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। अगर 2 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो उनके कोलिजन से रिएक्शन कैसे कैरी आउट होगी। ठीक है, तो आप ये मान लें कि जो, तभी तो क्या बोलते हैं इसको, बाई मोलिकुलर। अगर दोनों कोलाइडिंग मोलिक्यूल क्या हो सकते हैं, सिमिलर भी और डिसिमिलर भी। लेकिन जो भी हो हम क्या बोलेंगे कि कोलिजन से, तो शुरुआत में क्या माना गया भाई, शुरुआत में क्या माना गया कि अगर सारे कोलिजन क्या देते हो, रेट। अब सारे कोलिजन क्या होते हो, रेट प्रोवाइड करते हो। तो जो हमारे पास क्या होगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, वही क्या है हमारे पास, रेट। तो हमारे पास रेट क्या होनी चाहिए, अगर सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड कर सकते हो, अगर सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड कर सके, रेट। तो रेट सिंपली क्या होनी चाहिए, इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जेड के बराबर ना। लेकिन भाई सारे कोलिजन रेट प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये पाया गया कि भाई जितनी क्या होती है गैसेस फेज में कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी हमको रेट नहीं मिलती, उससे में क्या मिलती है, कम रेट। मान लिया भाई नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम हो रहे हैं, मान लिया 100, कितनी भाई, तो रेट क्या होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो 100 भाई, क्योंकि अगर सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड कर सकें, रेट, तो 100 ही क्या होनी चाहिए रेट, अगर 100 क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन मान लिया रेट आई, एक्चुअल रेट आई मान लिया सिर्फ 30, कितनी भाई
30 आई। नहीं बात आपको पहले पड़ी। इसका मतलब 100 कोलिजन बेशक हुए हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन 100 के 100 कोलिजन रेट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, उसमें से सिर्फ 30 कोलिजन क्या कर रहे हैं, रेट प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बात आपको पहले पड़ी। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि भाई कोलिजन के लिए उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होना क्या है, मस्ट। उनकी कोलाइडिंग पार्टिकल्स की एनर्जी एक खास वैल्यू से क्या होनी चाहिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। तो चलो मैं काम करता हूँ भाई। तो नई रेट क्या आ गई, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती ना, क्यों होती है तो हम क्या बोलेंगे, तो रेट विल बी इक्वल टू z इंटू एफ। एफ कोई नंबर है जो 1 से कम है, 1 से कम क्यों होना चाहिए, 1 से कम क्यों है बताओगे। तो अगर ये 100 है और ये कितना है 0.3, तो अपने आप आंसर क्या देगा 30। नहीं मतलब आपको पहले पड़ गया। तो ये नंबर हमेशा क्या हो 1 से कम होएगा, ये फैक्टर। समझे बात। तो एक तरह से हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन मोर रिफाइंड नहीं है क्या हमारे पास भाई ये एक्सप्रेशन ज्यादा रिफाइंड नहीं हो गया अब। नहीं बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि एक्चुअल रेट के नजदीक ये क्या है ज्यादा। मान लिया 100 कोलिजन क्या होते हैं पर सेकंड, और रेट आपको मिलती है, नहीं आप ये मानो भाई कि 100 कोलिजन आपको मिलते हैं मान लिया आपको रेट मिलती 27, आपको रेट क्या मिलती तो भाई 27 आपको रेट मिलती है एक्चुअल में। ठीक है बात। अब तो शुरुआत में क्या मानो कि सारे कोलिजन क्या दे रहे हैं रेट, और ये मानो नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं 100। तो आपके अकॉर्डिंग रेट क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए भाई 100। अरे बोलो भाई, लेकिन रेट है क्या भाई 27। तो आप क्या बोलोगे कि क्या करें इसको भाई, यानी कोई चीज जो हमने कंसिडर नहीं की, और वो क्या बताओ भाई, बोलो भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी सफिशिएंट। आपको पार्टिकल्स का वो फ्रैक्शन मालूम करना पड़ेगा, आपको पार्टिकल्स का वो फ्रैक्शन मालूम करना पड़ेगा जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और वो फ्रैक्शन हम कैसे मालूम करते हैं, तो मैं कह दूं भाई ये फ्रैक्शन है 30, सॉरी कितना 0.3 कितना है ये, तो मैं कहूँ z कितना है 100 और f कितना मान लिया 0.3। तो अब बताओ रेट क्या, तो मैं क्या बोलूंगा सिर्फ 30% पार्टिकल्स के पास क्या है सफिशिएंट एनर्जी। अब बताओ मेरे पास क्या आएगा, आ गया ना 30 भाई। आप कहोगे 27 तो भी नहीं आई भाई, नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी। तो याद रखियो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई होने वाले सारे फैक्टर एडिशनल सारे क्या होते हैं 1 से कम होते हैं भाई। ये इसे कम करने के लिए होते हैं क्योंकि एक्चुअल रेट कम होती है हमारे पास। नहीं बात आपको पहले पड़ी। आपको ये एक्चुअल रेट क्या 27, तो भाई ये बात फिर से एक्सप्लेन हुई कि ये मैक्सिमम 30 निकाल देगी, 27 से तब भी ना आए तब भी ना आए। तो फिर एक आगे भैया आगे आप पढ़ोगे एक मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी, वो एक फैक्टर और कंसिडर करती है स्टेरिक फैक्टर, कि पार्टिकल्स कोलाइड तो करें रेट के लिए, उनकी एनर्जी भी क्या हो सफिशिएंट हो, लेकिन उनका ओरिएंटेशन भी क्या हो भाई सफिशिएंट, सॉरी प्रॉपर। समझे बात। अगर उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उनसे रिएक्शन कैरी आउट रिएक्शन आप क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। तो मानो भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले कोलिजन कितने हैं, अब मान लिया 90%। क्या आप क्या मानो भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले कोलिजन कितने हैं 90%। तुम क्या बोलूंगा भाई, तो एक फैक्टर और आ गया यहाँ पर एस, तो इसको हम क्या बोलते हैं रो। तुम क्या बोलते हैं भाई रो। ये बताओ क्या मेरे पास 0.9, मतलब 90% कोलिजन क्या है प्रॉपर ओरिएंटेशन के, 10% क्या है। अब आप एक काम करो भाई, अब ये आप क्या पुट करो 100 इंटू 0.3 क्या हो गया 30, 30 इंटू 0.9 आ गया ना 27। नहीं बात आपको पहले पड़ी कि कैसे आप एक्सपेरिमेंटल रेट को एक्सप्लेन कर सकते हो। कि शुरू में क्या मानना कि सारे कोलिजन क्या प्रोवाइड करते हैं रेट, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी रेट, लेकिन आई नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रेट कोलिजन फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं है, उससे काफी कम आई 27 आई। तुम क्या बोले भाई कि होना हो क्या होता होगा इफेक्टिव कोलिजन कम होते हैं। फ्रैक्शन कौन सा इफेक्टिव कोलिजन का 0.3 इजंट इट, तो 0.3 से मल्टीप्लाई करो क्या हो गया 30, 27 सब भी ना हो। फिर हम क्या बोले कि होना हो भाई ड्यूरिंग कोलिजन क्या होता है ओरिएंटेशन प्रॉपर ना होगा, तो हम क्या बोले कि ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए प्रॉपर, उससे आ गया 0.9। तो मेरे पास क्या है 27। अब ठीक है बात, लेकिन ये भाई बाद में आएगा। ये मैं आपको बताऊं कोलिजन थ्योरी की लिमिटेशन होगी कि इतना कुछ ताम जाम करने के बाद भी
कोलिजन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई, बोलो भाई, एक्टिवेशन फैक्टर। कोलिजन थ्योरी मल्टीप्लाइड बाई एक्टिवेशन फैक्टर भाई। उसके बावजूद ये एक्सपेरिमेंटल रेट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, उनमें स्लाइड क्या था, डिविएशन। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एक नया फैक्टर दिया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक फैक्टर। बात आपको पहले पड़ी, तो फिलहाल उसको भूल जाओ। भूल गए उसको भाई? अरे बोलो, ठीक है, ओके। तो बताओ रेट का आपके पास जनरल फॉर्मूला क्या आ गया कोलिजन थ्योरी से? क्या आ गया? Z इंटू एफ। अब Z क्या होता है? तो अगर मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल के, अगर मैं गैस फेज की कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल के एथे पुट कर दूं, और भाई बोल्ट्जमैन से, बोल्ट्जमैन के फॉर्मूले में क्या निकाल लूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी, बोलो भाई, ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो वो बताओ मेरे पास क्या जाएगा, बताओ क्या जाएगा भाई मेरे पास? ये तो ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? तो यहां तो क्या पुट कर दियो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और यहां क्या पुट कर दियो, e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये तो क्या है? ये तो वो फैक्टर है, याद रखो ये फैक्टर हमेशा क्या होता है, एक से कम। मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। कैसे भाई? 1 बाई ई की पावर आर टी, ई ए बाई आर टी। ये एनर्जी कुछ भी हो भाई, ये एनर्जी, इसको फैक्टर को 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो टी क्या करो इनफाइनाइट, तब ही की पावर क्या होगी 0, या ई क्या करो 0, ना तो ई 0 होती, ना ये ई 0 होती, और ना ये टी क्या होता। तो हमेशा ई की पावर क्या आएगी 0 से बड़ी आएगी भाई। ए की पावर 0 1 होता तो 1 बाई 1 होता, यानी ये अगर जी की पावर 0 से, अगर ये हमेशा 0 से क्या बड़ा है, तो ई की पावर 0 से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ए की पावर 0 1 होता तो ए की पावर 0 से ज़्यादा क्या होगा, 1 से ज़्यादा। तो 1 को हमेशा 1 से बड़ा नंबर डिवाइड करेगा, तो ये रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1 से कम। अब समझ गई बात आप? ये ठीक है। तो भाई आपने सिंपल करना क्या है, अरे भाई एक्टिवेशन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो कोलिजन फ्रीक्वेंसी से। बोलो भाई, हल्का फुल्का फिर यहाँ पर क्या करो, रीअरेंजमेंट, क्या मिल जाएगा आपको, फाइनल रेट, नहीं आवत। अरे बोलो भाई, तो बताओ हमने क्या पढ़ना है? तो रेट क्या है मेरे पास, z इंटू दिस, z ई की पावर माइनस ई ए वाई आर टी। ओके, अब आप एक काम करो, बताओ नहीं भाई, अब यहां पर 2 केस अराइज होते हैं अगर कोलिजन कैसा हो, बताओ, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। मान लिया कौन से मॉलिक्यूल हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट, ए और बी क्या बनाते भाई, फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताओ कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कोलिजन थ्योरी क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास भाई। अरे बोलो भाई, कोलिजन थ्योरी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ये आएगी हमारे पास। एन एन बी क्या है इनके नंबर, सिग्मा ए भी क्या है कोलिजन डायमीटर, पता होगा ना आपको। म्यू क्या है रिड्यूस्ड मास, के क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो इनको उठा के बताओ कहाँ पुट कर दियो भाई। और आप बताओ भाई कोलिजन डायमीटर कैसे मालूम करते हैं, बोलो भाई, डायमीटर ऑफ ए डायमीटर ऑफ बी जोड़ के 2 से भाग कर दो, पता होगा ना आपको इस चीज़ का, आ गया आपको ये। और बताओ, और एम ए क्या होता है, अच्छा और बताओ ये रिड्यूस्ड मास क्या होता है, म्यू ए बी क्या होगा, एम ए एम बी, अरे एक एटम का मास। और अब एक एटम मास क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है बताओ भाई, एक एटम मास क्या होता है, मोलर मास बाय एवोगैड्रो नंबर। अरे भाई अगर आपने मोलर मास, अरे भाई आपने 1 मोल ऑफ एटम के मास को आपने किससे भाग कर दिया, एवोगैड्रो नंबर से, क्या जाए आपके पास, एक एटम का मास। ठीक है ना बात? तो बात ऐसी है। फिर आपने ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये तो आपने कहाँ पुट कर दी, तो यहाँ पर देखो भाई, तो Z तो हमारे पास क्या आएगी, ये आ गई Z। अरे बोलो, ठीक है, तो भाई आप ये Z कहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट। अरे भाई आप इसको नहीं है, इसको प्रोसीड करो। अरे भाई Z आपने कहाँ पुट कर देना है, तुम कहाँ गया भाई। अरे भाई यहाँ पर कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पुट कर दोगे, और ई की पावर माइनस ई बाई आर टी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो लास्ट में इसको भाई सॉल्व करने पर बताओ हमें क्या मिलेगा, बताओ, तो बताओ भाई लास्ट में हमको फाइनली बताओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अरे इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो ये बताओ मेरे पास क्या आएगा, फाइनल रेट का एक्सप्रेशन। अब मैं आपको बताऊं, देखो भाई जो एमएससी वाले हैं वो तो इसका डेरिवेशन फिर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन नेट वालों को डेरिवेशन बिल्कुल भी
नहीं करना है। उनको फाइनली भाई एक एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए याद, कौन सा, कि भाई डिसिमिलर मॉलिक्यूल में, सिमिलर का नहीं, कौन सा, डिसिमिलर मॉलिक्यूल का क्या होता है रेट लॉ। बताओ क्या होता है रेट लॉ, इसको लिखो बोलिए आप, बताओ मेरे पास क्या है इसका रेट लॉ, क्या आएगा, क्या आएगी रेट, डी ए की टर्म में या डी बी की टर्म में क्या आएगी मेरे पास, एन एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3 सिग्मा स्क्वायर ए बी। तो बताओ भाई कोलिजन थ्योरी से मेरे पास रेट क्या आएगी। अरे भाई Z इंटू एफ में Z पुट कर दियो कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक्टिवेशन फैक्टर पुट कर दियो, हल्का फुल्का क्या यहाँ पर क्या होगा, रीअरेंजमेंट। आपको कौन सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा, बताओ बताओ भाई, क्या मिलेगा हमको, n बाई 10 की पावर 3 सिग्मा ए बी स्क्वेयर और रूट क्या है 8 पाई आर टी एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी और एम बी, क्या एम ए प्लस एम बी 8 पाई आर टी और एम ए प्लस एम बी डिवाइडेड बाई एम बी। ओके, और क्या है भाई, ओके नहीं, और क्या है, ए बी और ई की पावर माइनस ए बाई आर टी। अच्छा काम और करो, ये जो ए बी आया है कंसंट्रेशन, क्योंकि भाई अरे एक्चुअली आए ये कहाँ पर आएंगे, ये आएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर में आएंगे, कहाँ पर आएंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी वाले फैक्टर में, लेकिन इनको आप कहाँ फेंक दो, दूसरी तरफ, कहाँ फेंक दो इनको, आप कहाँ फेंक दो, दूसरी तरफ फेंक दो भाई, क्यों, ताकि कंसंट्रेशन टर्म्स सेपरेट हो जाए। क्योंकि आपको पता हो ना रेट लो को मैं कैसे विजुअलाइज करने की ट्राई करता हूँ, कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके अलावा सारा क्या होता है रेट कांस्टेंट, इजंट इट। तो भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी में जो मेरे पास क्या आया है ए और बी, इनको मैं आगे लिख दूं तो कोई आपको आपत्ति नहीं ना, कि है कोई आपत्ति, तो क्या ए की पावर माइनस ए बाई आर टी पहले लिख लो, तो ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी पहले लिखो और ए और बी बाद में लिखो, बस आप सिर्फ एक ये एक्सप्रेशन ध्यान रखिए भाई, इससे आप सारा एनालिसिस कर सकते हो इस एक सिंगल एक्सप्रेशन से। नहीं समझे बात, आगे आपको ये, तो आपने सिर्फ क्या याद रखना है, कोलिजन थ्योरी में आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो, सिमिलर नहीं, आपने ये कौन सा याद करना है, डिसिमिलर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हो, तो ओवरऑल रेट लो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास रेट लो, किससे आया ये, कोलिजन थ्योरी से, ठीक है, जब एन कोलाइडिंग पार्टिकल्स आर डिसिमिलर। अब मैं आपसे पूछूं भाई, इसको आप जनरल रेट लॉ से कंपेयर करो, क्या जनरल रेट लॉ क्या होता है बताओ भाई, अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास, अब कोई आपसे पूछ ले कि यहां से आप क्या बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ और एरिहेनिस कांस्टेंट आप बताओ भाई, क्या रेट कांस्टेंट एंड एरिहेनिस कांस्टेंट, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे जनरल रेट लॉ क्या होता है, जनरल रेट लॉ क्या होता है, रेट क्या होता है जनरली, के इंटू, अगर रिएक्शन क्या है ए प्लस बी से क्या बनता है भाई, बताओ प्रोडक्ट तुम क्या बोलेंगे, इसके लिए जनरल रेट लो क्या आएगा बताओ भाई, कि सम रेट कांस्टेंट इनटू ए की कंसंट्रेशन एन और बी की एम, हमें नहीं पता ना ऑर्डर क्या है इसका भाई, जनरल रेट लो क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स इनटू रेट कांस्टेंट। तो ये देखो भाई ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये क्या है कंसंट्रेशन टर्म्स, यहां पर क्या है के और यहां पर क्या है, तो कोई आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो डिसिमिलर, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तुम क्या बोलेंगे, ये फॉर्मूला आएगा, नहीं बता आपको पहले पड़ी, ये पूरा क्या है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, कौन सा, कंसंट्रेशन टर्म्स के सारा क्या रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है, बताओ क्या है मेरे पास ये, तो इसको मैंने किससे कंपेयर कर लिया, इसको तो आप किससे कंपेयर कर लियो भाई, जनरल रेट लॉ से, कि के ए इंटू बी, तो के क्या आ गया, ये आ गया ना भाई, तो उसको दोबारा लिखूंगा के को, बताओ के क्या है, चलो लिख लेते हो, एन बाई 10 की पावर 3 सिग्मा ए बी स्क्वेयर और 8 पाई आर टी एम ए एम बी और एम ए प्लस एम बी
और ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये बताओ क्या है मेरे पास, रेट कांस्टेंट आ गया ना। अब कोई आपसे पूछ ले भाई कि बताओ इसके अंदर एरिहेनियस कांस्टेंट कौन सा है, तो अब आप एक काम करो, जैसे आपने कोलिजन थ्योरी से आने वाला रेट लो किससे कंपेयर किया था, जनरल रेट लो से। अब आप कोलिजन थ्योरी से आने वाले रेट कांस्टेंट को किससे कंपेयर कर लो, क्योंकि सारी कोई वजह देखियो सबसे एक्सपेरिमेंटल डेटा के ऊपर कौन सी बेस्ड है, एरिहेनियस इक्वेशन। तो आपके पास कोई भी रिजल्ट आता है, कोई भी थ्योरी अगर आपको जो डेटा प्रोवाइड करती है उसको आपने किससे कंपेयर करना पड़ेगा, एरिहेनियस इक्वेशन से। नहीं आएगा आपको भाई एरिहेनियस इक्वेशन पक्का इस्तेमाल करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसको आप कम करो भाई, तो इसको कंपेयर किया जनरल रेट लॉ से, क्या आ गया, रेट कांस्टेंट। अब इस रेट कांस्टेंट को आप एरिहेनियस रेट कांस्टेंट से, एरिहेनियस रेट कांस्टेंट क्या होता है, ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। तो इसको इससे कंपेयर करो भाई, बताओ, तो इसको इससे कंपेयर करो भाई, के ई की पावर माइनस ई बाई आर टी। तो ए की जगह यहां क्या लिखा हो बताओ, तो बताओ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, n बाई 10 की पावर 3 सिग्मा ए बी स्क्वेयर 8 पाई आर टी बाई एम ए एम बी। ध्यान आपको, ये ऊपर क्या आ गया, एम ए प्लस एम बी, और क्या आया, बस। नहीं आएगा आपको, तो ये बताओ हमारे पास किसका एक्सप्रेशन आएगा भाई, बताओ भाई, ये मैं उसका एरिहेनियस कांस्टेंट। तो आपसे पूछ ले कि बताओ भाई कोलिजन थ्योरी ऑफ बाइमोलिकुलर रिएक्शन के अकॉर्डिंग एरिहेनियस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई। आपसे पूछ ले कंपेयर करो कोलिजन थ्योरी को एरिहेनियस थ्योरी से, ठीक है। तो भाई बताओ अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी एरिहेनियस कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, हम क्या बोलेंगे, रूट टी। क्या भाई, इन टी अगर डबल हो जाए तो एरिहेनियस कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 1.414 गुना। नहीं आएगा आपको, तो अगर आपको ये याद है तो भाई इसमें कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा जो बचा वो सारा क्या है, रेट कांस्टेंट। और इसमें रेट कांस्टेंट में एक्टिवेशन फैक्टर के अलावा जो बचा वो सारा क्या है हमारा, एरिहेनियस कांस्टेंट। नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो ये ओवरऑल रेट लो याद करने का फायदा है कि नहीं भाई, नहीं समझे बात। कंसंट्रेशन टर्म्स के अलावा सारा क्या है, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट में एक्टिवेशन फैक्टर छोड़ के सारा क्या है, तो ये क्या है मेरे पास, एरिहेनियस कांस्टेंट। ये मेरे पास क्या है, और ये मेरे पास क्या है, रेट लॉ। नहीं है क्या आपको, आपको ये बोल दे अगर कोलाइडिंग पार्टिकल्स क्या हो सिमिलर, तब क्या हो, तो भाई अगर कोलाइडिंग पार्टिकल सिमिलर है तब आपने इसको फर्दर ऐसे ही प्रोसीड नहीं करना है। यहाँ पर हालांकि मैंने इसको सोल्व कर रखा बाकायदा, ए इंटू ए क्या बनाए, प्रोडक्ट। तब बताओ आपने भाई क्या करना है, तो भाई हम इसको ऐसे ही ड्राइव ना कर लेंगे, बताओ कैसे। अगर कोलाइडिंग पार्टिकल क्या सेम हुए तो एम बी को आप क्या लिख दो, एम ए, मतलब एम ए को भी एम लिख लो भाई, यहाँ पर बोलने की जरूरत नहीं है, दोनों ही क्या है, सेम भाई। तो आप इसको एम ही बोल दो, एम अपने आप क्या है, ए का मास, एम अपने आप क्या भाई, ए का मोलर मास है। तो आप क्या बोलो इसको, बताओ भाई। तो आपको अगर ये याद है ना, तो अगर आपको ये तीनों एक्सप्रेशन रेट कांस्टेंट, एरिहेनियस कांस्टेंट आपको पता है, तो आप भाई सिमिलर मॉलिक्यूल के लिए इसको आराम से टैकल कर सकते हो। कैसे, अगर मॉलिक्यूल सिमिलर हुए तो इसको सिग्मा ए बी स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं है। ये बताओ क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा सिंपली, तो बेटा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा सिंपली सिग्मा स्क्वायर। और एम ए एम बी ये क्या हो जाएगा, एम प्लस एम क्या हो गया, 2m। एम प्लस एम क्या होता है, 2m। तो 2 इंटू 8 16 का रूट 4, तो 4 क्या कहाँ आ गया वह, नहीं बता आपको, अरे भाई तो हम क्या बोलेंगे, 4n बाई, नहीं आ गया आपको, और ये क्या हमारे पास, ये ऊपर क्या आ गया हमारे पास, m आ गया, लेकिन नीचे क्या होगा, m स्क्वायर। तो m स्क्वायर में m से m कैंसिल, क्या रहेगा ऊपर हमारे पास, पाई आर टी बाई एम, नहीं आएगा।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी भी ए है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो कितना आसान तो भाई हमारे पास ये है ना आपको। तो बताओ इसमें भी क्या है, अब इसे आप किससे कंपेयर करो, जनरल रेट लॉ से। तो ए प्लस ए का जनरल रेट लो, बताओ क्या है हमारे पास, हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वेयर। तो रेट इज इक्वल टू दिस, तो ए स्क्वेयर तो के यहां पर क्या है, तो ये सारा बताओ हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट। तो के मेरे पास क्या आ गया 4n/10⁻³ सिग्मा स्क्वेयर रूट पाई आर टी बाई एम, इजंट इट, और e की पावर माइनस ए बाई आर टी ए स्क्वेयर। नहीं आ रहा आपको ये, सॉरी अरे उठा दिया भैया, क्या है हमारे पास क्या आ गया ना। अब इस के को आप किससे कंपेयर, आपने कोलिजन थ्योरी के रेट लॉ को किससे कंपेयर करना है, जनरल रेट लॉ से। और आपने भाई इससे आने वाले रेट कांस्टेंट को एरी-हेनिस रेट कांस्टेंट से, के क्या होता है अब ए की पावर माइनस ए बाई आर टी। तो भैया बताओ यहां पर ए की जगह कौन है, यहां पर ए की जगह है बताओ कौन हमारे पास, या क्या भैया मेरे पास क्या आ गया, ए की जगह पर नहीं आ गया क्या, तो मेरे पास ए क्या आ गया 4n/10⁻³ सिग्मा स्क्वेयर रूट पाई आर टी बाई एम ए की माइनस ए बाई आर टी, इजंट इट। नहीं नहीं आएगा, अरे इसके अलावा ये क्या है मेरे पास एरी-हेनिस कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें सारा तो क्या है रेट लो, लेकिन इसमें ए स्क्वेयर छोड़ के सारा क्या है रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट में इसको छोड़ के क्या हमारे पास एरी-हेनिस कांस्टेंट। तो कोई आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई अगर कोलाइडिंग मॉलिक्यूल क्या हो सिमिलर, तब बताओ भाई एरी-हेनिस कांस्टेंट टेम्परेचर के कैसे डिपेंड करता है। या कोई ये पूछे या कोई ये बोल दे कि मान लो कि एक्टिवेशन एनर्जी के ऑलमोस्ट जीरो, कोई क्या बोल दे भाई कि किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के ऑलमोस्ट जीरो है, अगर उसका आप आमतौर पे क्या मानते हो कि अगर भाई आप क्या मानते हो कि टी बढ़ाने से हमेशा क्या होगा रेट खूब सारी बढ़ेगी, आप ऐसे मानते हो ना भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी के ऑलमोस्ट जीरो है, इजंट इट, अरे बोलो भाई, अगर उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अगर जीरो है, को आपको बोल दे कि अगर हम क्या करें उसको भाई टी डबल कर दें तो रेट कितने गुना बढ़ जाएगी। आप बोलोगे जब ये ई जीरो है तो भाई से तो सिर्फ यहीं पर होती है भाई, टी यहां पर होता है, अगर ये जीरो हो गया तो ई की पावर क्या हो गया 0, 1 हो गया भाई, तो टी फैक्टर कम नहीं कर पाएगा, टी फैक्टर तब भी काम करेगा। कैसे भाई, ये ए में तो है, अगर आपने मान लिया टेम्परेचर आपने क्या कर दिया 300 से 600, तो भाई रेट तो बहुत बढ़ जाएगी, हर 10 डिग्री पे क्या बढ़ती है 2 गुना तकरीबन, इजंट इट। भाई रेट क्या होगी भाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी। अगर आपने मान लिया भाई 100 केल्विन से आपने कर दिया 200 केल्विन, तो रेट क्या हो जाएगी ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर वहाँ पर क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो ना तो वो 1000 गुना नहीं बढ़ेगी, लेकिन भाई 1.414 गुना तब भी बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड करता है रूट टी के ऊपर। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आप ये बताओ 10 डिग्री पे क्या होता है डबल होती है, 10 डिग्री पे रेट क्या होती है भाई डबल होती है ना। तो अगर मैंने 200 से क्या कर दिया टेम्परेचर 400 कर दिया, क्या कर दिया भाई 400, तो बताओ 10 डिग्री के यहाँ पर कितने गैप है 20, तो रेट क्या बढ़ेगी 2 की पावर 20 गुना। ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्या? लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो 0, तो 2 की पावर 20 गुना नहीं बढ़ेगी, लेकिन तब भी क्या होगी 1.414 तब भी क्या होगी बढ़ जाएगी। अब समझे बात, क्योंकि ये बहुत ही इस यहाँ पर टी का जो क्या होता है डोमिनेंस वो बहुत ज़्यादा होता है इसके मुकाबले, इसीलिए हम कई बार इसको कंसिडर नहीं करते। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? इसीलिए हम क्या करते हैं इसको नेग्लेक्ट, हम सिर्फ भाई टी का इफेक्ट सिर्फ कहाँ कंसिडर करते हैं। लेकिन ये वो सोचियो अगर मान लिया टेम्परेचर क्या है अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगी ना बढ़ेगी। क्यों?
क्योंकि क्या बढ़े एक तरह से, नंबर ऑफ कोलिजन टेकिंग प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे 1.414 गुना डबल करने पर। नहीं आ गया आपको ये? अरे बोलो भाई। ठीक है, ऐसे आपको आ गया। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसको भाई लिंडेमैन थ्योरी बोलते हैं इसको। ओके, अब आप ये बताओ भाई, ठीक है, इसको भाई अलेक्जेंडर लिंडेमैन, उन्होंने भाई ये थ्योरी डेवलप की थी, ब्रिटिश फिजिसिस्ट हैं फ्रेडरिक। ओके, अब बताओ भाई, तो कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर, अब आप कहोगे कि एक मॉलिक्यूल कैसे टक्कर मारेगा दूसरे से, बताओ भाई। कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आप कहोगे, आपको भाई शुरुआत में ये कैसे साउंड कर रहा है कि ये तो भाई क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है कि कोलिजन भी और क्या यूनिमोलिकुलर। तो क्या होता है, अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए और ए, और ये मान लो कि सिर्फ ए को ही क्या बनाना है प्रोडक्ट, सिर्फ ए को ही किस में कन्वर्ट होना है, इनटू प्रोडक्ट, लेकिन ए भाई कन्वर्ट हो नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। तो बताओ क्या होगा, तो कैसे ये इसमें कोलिजन भी होता है और ये यूनिमोलिकुलर भी होती है, कैसे? तो ए और ए आपस में क्या करेंगे, अगर आपने भाई शोले देखी कभी, शोले में लास्ट में आपको पता है भाई, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन थे वहाँ पर, उनको लग गया भाई अमिताभ बच्चन की तू वैसे भी नहीं बचना है, ठीक है, इजंट इट। तो क्या बोलता धर्मेंद्र को कि एटलीस्ट तू तो यहाँ से निकल जा, मैं इनको तब तक इनको मैं संभालता हूँ। पता होगा ना आपको लास्ट में वो, अरे गब्बर के साथ जो लड़ाई चल रही थी वहाँ पर, तो समय देर बात है, तो भाई यहाँ उनको उसको पता था भाई एटलीस्ट भाई इसकी तो वहाँ पर भाई बेटी भी कर रही है बसंती, इजंट इट, ठीक है। ओके, तो ए प्लस ए, बताओ क्या बन जाएगा ये, ए स्टार क्या भाई प्लस ए, मतलब इन दोनों में किसी के पास क्या नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी। अरे इन दोनों में किसी के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि ये कन्वर्ट हो जाए फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, इजंट इट। तो फाइनल प्रोडक्ट भाई बताओ इसमें कौन बदलेगा, तो इनमें टक्कर होके पहले क्या बन जाएगा, ए स्टार और ए, और फिर ये ए स्टार क्या बनाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो अगर मैं यहाँ पर, आप देखो मैंने एरो यहाँ नहीं लगाया, अगर मैं एरो यहाँ लगाता तो आपको क्या लगता कि इन दोनों ने क्या बनाया है, ये मैंने एरो सिर्फ कहाँ लगाया है, ए स्टार के नीचे, ताकि आपको मालूम हो जाए कि सिर्फ ए स्टार ही क्या बना है प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कोलिजन भी हो गया, मान लिया, ये मानो कि भाई इस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भाई कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी को चाहिए 100, कितनी भाई, अब इसके पास क्या मान लिया 80, इसके पास क्या है 80, तो आपस में टकरा के ये एनर्जी इसको दे दे 20, तो एक तो क्या होगा 60, एक क्या हो गया बताओ 100, लेकिन एटलीस्ट एक की तो क्या होगी भाई 100 पूरी होगी, नहीं आपको है। अब बताओ क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या मानो भाई, अरे बोलो भाई, अब ये मानो इसका क्या है K1, ये बताओ क्या है K2, और ये बताओ क्या है K3, हम भाई यही कन्वेंशन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बताओ भाई ए स्टार से फाइनल प्रोडक्ट, बताओ क्या बनता है, ए स्टार से फाइनल प्रोडक्ट बताओ, इसका वही रेट कॉन्स्टेंट क्या है K3, और ए टू ए स्टार और ए का क्या है K1 और K2, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। तो इसके लिए आप भाई आपको लगा नहीं तो क्या यहाँ पर प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, आपने यहाँ पर अप्लाई तो क्या करनी है, प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, लेकिन इसको बोल क्या देते हैं आमतौर पे, स्टेडी स्टेट ही बोल देते हैं, क्योंकि इनका भाई अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, काफ़ी हद तक सेम होता है। तो बताओ इसके लिए आप इसके लिए ओवरऑल रेट क्या है हमारे पास, ओवरऑल रेट क्या है मेरे पास K3 ए स्टार, अरे भाई ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओवरऑल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, बताओ क्या है हमारे पास, क्या आएगी K3 ए स्टार आएगी ना, पक्का। अब ए स्टार क्या है यहाँ पर भाई एक, तो ए स्टार क्या आपने कंसंट्रेशन निकालनी है यूजिंग प्री इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, बताओ कैसे आएगी, बताओ इसको आप एलिमेंट्री रिएक्शन में तोड़ देते हो, हालांकि है क्या ये एक इक्विलिब्रियम, लेकिन आप इसको रिएक्शंस में तोड़ देते हो। आप क्या बोलते हो भाई कि क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ए स्टार की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट फिक्स रहेगी भाई, ए स्टार यहाँ पर बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन रहती क्या है कांस्टेंट विद टाइम। जैसे स्टेडी स्टेट में क्या होता है, वहाँ पर इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, लेकिन क्या रहती है
कांस्टेंट। यहाँ पर हाई होती है लेकिन क्या रहती है, कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ ए स्टार की बनने की रेट क्या होगी, K1A स्क्वायर, और के ए स्टार के कंज्यूम होने की रेट क्या है, बैकवर्ड K2A। अब देखो बैकवर्ड रिएक्शन में ए स्टार अकेले लाइन में कन्वर्ट नहीं होता, ए स्टार इससे करता रिएक्ट हुए। तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अपने क्या बोलना पड़ेगा, ए स्टार और ए। तो K2 के साथ तो क्या मल्टीप्लाई होगा, तो K2 के साथ तो क्या मल्टीप्लाई होगा, ए स्टार और ए। लेकिन भाई जब फाइनल आप क्या बनाते हो, प्रोडक्ट, तब बताओ क्या हमारे आपके आपने सिर्फ भाई सिर्फ ए स्टार, क्योंकि भाई सिर्फ ए स्टार कन्वर्ट होता है। डाउनवर्ड रिएक्शन में सिर्फ ए स्टार क्या है, रिएक्टेंट, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में दोनों क्या है, रिएक्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे कि K2 ए स्टार और ए प्लस K3 ए स्टार फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है, इजंट इट। नहीं आपको समझ में। अब आप यहां से आप एक काम करें, ए स्टार की कंसंट्रेशन निकाल लें। क्या आएगी हमारे पास, हमारे पास ए स्टार की कंसंट्रेशन क्या आएगी, आप K2A, आप इस यहां से पहले क्या कॉमन निकाल लें, ए स्टार कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा अंदर, K2A, अरे K3, अरे K3 है तो फाइनल प्रोडक्ट। बताओ भाई कैसे बनता है ए स्टार से, तो आप क्या बोलोगे, K3 ए स्टार। तो यहां से ए स्टार कॉमन निकालें, क्या क्या मेरे पास, K2A K3, इस साइड फेंक दे। बताओ क्या है मेरे पास, तो K1A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2A प्लस K3 इज इक्वल टू ए स्टार। तो बताओ ए स्टार की कंसंट्रेशन अब यहां पुट कर दे, ए स्टार की कंसंट्रेशन अब आप यहां पुट कर दे। बताओ रेट हमें क्या मिल जाएगी, K3 इंटू K1A स्क्वायर डिवाइडेड बाई K2A प्लस K3। वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं कि भाई ये आ गया हमारे पास रेट लो। अब आपसे कोई पूछ ले भाई कि बताओ फलां कंडीशन पे ये कैसे बिहेव करेगी रेट, नहीं समझे बात, थोड़ा इसको आप क्या करो भाई, सिंपलीफाई करो। अगर ये कह दे अगर K2A बहुत ज़्यादा हो K3 से, अगर भाई अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए बहुत हाई हो, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या हो भाई, बहुत हाई हो। अब बताओ यहाँ पर देखो तो दो केस हैं, बताओ कौन सी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इज वेरी हाई, अगर ए बहुत ज़्यादा होगी, हायर कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, तो K2A बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई K3 कैन बी नेग्लेक्टेड, तो क्या जाएगा, तो K2A तो हाई कंसंट्रेशन पे, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, हाई कंसंट्रेशन पे क्या हो जाएगा, रेट क्या आ जाएगी, बोलो भाई, K3 कैन बी नेग्लेक्टेड। रेट क्या आएगी मेरे पास, K3 K1 ऊपर ए स्क्वायर, नीचे क्या है हमारे पास, K3 क्या करो नेग्लेक्ट, K2A क्या आ गया K2। अब बताओ ए से क्या हो, कैंसिल हो गया ना। बताओ रेट क्या है मेरे पास, K1 K3 बाई K2, और ऑर्डर क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम क्या बोलेंगे कि जब कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी तो रेट कैसे आएगी हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारे पास भाई किस टाइप की रिएक्शन आएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर। नहीं है ना आपको ये, ओके। और बताओ अब, और अगर मैं ये कहूं कि ना, अगर बताओ क्या हुई, अगर क्या हो भाई, अगर बहुत लो कंसंट्रेशन हो तब बताओ क्या हो जाएगा, ये तो आई पे आ गया। अगर कंसंट्रेशन बहुत लो होगी तो K2A कैन बी नेग्लेक्ट। अच्छा तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, तो ये तो है हाई कंसंट्रेशन पे, तो ऑर्डर क्या आया, एक ऑर्डर क्या है भाई, फर्स्ट। और बताओ यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हमारे पास। अब देखो K1 K3 है, तो हम क्या बोलेंगे, E1, तो E क्या है हमारे पास, E1 प्लस E3 और माइनस E2, ये क्या आ जाएगी, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी। और ओवरऑल K क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या आएगा, K1 K3 बाई K2। तुम क्या बोलेंगे कि एट वेरी हाई कंसंट्रेशन, एट वेरी हाई रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो हमारे पास रेट कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, K1 K3 बाई K1 K3 बाई K2, और हमारे पास
एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, E1 E3 माइनस E2, isn't it? पक्का आपको ये? ओके, और बताओ अब, और अगर मैं क्या बोलूँ बताओ भाई, क्या बेटा क्लास है, जाओ अब बताओ भाई, अगर मान लिया कंसंट्रेशन क्या बहुत लो हो तो उस वक्त क्या हो जाएगा, K2A सिंपली कैन बी नेग्लेक्टेड। भाई लो कंसंट्रेशन पे आप किसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, K2A को। बताओ क्या रह जाएगा हमारे पास ये K3, तो K3 से K3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई ये क्या करो नेग्लेक्ट, क्या आया K3 से K3 कैंसिल। बताओ क्या है मेरे पास ये K1A स्क्वायर, तुम क्या बोलेंगे, तो आर उस वक्त क्या हो जाएगा K1A स्क्वायर, यानी उस वक्त रेट को ऑर्डर क्या होगा, सेकंड, ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारे पास, रेट कांस्टेंट क्या होगा K1, और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी हमारे पास, क्या E1 आ गई बस, ध्यान है आपको। तो ये क्या आपकी भाई कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, नहीं आपको ये? ओके, अब बताओ क्या हमारे पास इसकी भाई लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी फॉर अरे अब आपने क्या पढ़ना है इसकी भाई, लिमिटेशंस ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। बताओ क्या है भाई, पहली बात तो ये है कि ये रिएक्शन बताओ सिर्फ किस पे लगती है, बताओ सिंपल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन गैस फेज एंड सॉल्यूशन, सिर्फ सिंपल रिएक्शंस, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस पे काम नहीं करती। दूसरी इसकी बताओ भाई लिमिटेशन क्या है कि कोलिजन थ्योरी ने जो रेट कांस्टेंट निकाले ना, और जो एरी-हेनिस थ्योरी ने क्या बताए हैं रेट कांस्टेंट, याद रखो भाई एरी-हेनिस थ्योरी सबसे अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन उसका कोई थ्योरेटिकल बेसिस नहीं है। अरे भाई एरी-हेनिस इक्वेशन वो मैं आपको बताऊँ भाई ज़्यादातर हिट एंड ट्रायल से बना रखी है, ठीक है, तो नहीं बता, अरे भाई उसका हालांकि उसका भी कुछ बेसिस है लेकिन पूरी तरह वो थ्योरी नहीं उसकी, नहीं बता आपको पहले पढ़ी, तो वो रिजल्ट ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करती है। हम उसी के रिजल्ट से कंपेयर करते हैं सभी के रिजल्ट्स को, तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एरी-हेनिस इक्वेशन से क्या आते हैं, काफ़ी कई बार डिफर कर जाते हैं, ठीक है। नहीं आ गया आपको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में बड़ी क्या होती है गड़बड़। और बताओ क्या होता है इस थ्योरी से आपको भाई जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। इस थ्योरी से आपको भाई मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन के बारे में आइडिया नहीं होता। और बताओ क्या है दिस थ्योरी भाई, अरे बोलो भाई, हाँ बेटा बोलो, ओके। तो भाई आप ये देखो कोलिजन थ्योरी कंसिडर्स, नहीं ये तो भाई नहीं चाहिए, अरे एग्जिट मैकेनिज्म को नहीं बताती, हाँ टेल्स नथिंग, मुझे लगा भाई कि टेल्स लिखा हुआ है मैंने, अरे भाई टेल्स नथिंग, ये भाई हमको मैकेनिज्म के बारे में आइडिया नहीं प्रोवाइड करती। और ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ जो काइनेटिक एनर्जी होती है कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स की, सिर्फ उसी की बात करती है, ये रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में बात नहीं करती। ये भी क्या इसकी एक लिमिटेशन है, नहीं आया क्या, जो कि भाई केमिकल रिएक्शन में ये एनर्जीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ओके, तो इनको आप ऐसे डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और क्या बताओ भाई, इस थ्योरी ने स्टेरिक फैक्टर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स का स्टेरिक फैक्टर, कि भाई वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कैसे, किस ओरिएंटेशन से उनको आपस में टकराना चाहिए, कोलाइड करना चाहिए। ओके, तो ये सब क्या ऐसी कुछ लिमिटेशंस आ गया आपको ये। आप बताओ हम क्या पढ़ते हैं, मॉडिफाइड कोलिजन थ्योरी यानी कि स्टेरिक फैक्टर, ठीक है भाई। अभी तक आपने सारी क्या पढ़ ली, कोलिजन थ्योरी पढ़ ली ना, लेकिन एक बात आपने यहाँ पर छोड़ दी, बताओ क्या। शुरू में हमने हल्की सी बात की थी किसकी, अरे भाई हमने इस टॉपिक के स्टार्टिंग में हल्की सी बात की थी किसकी भाई, स्टेरिक फैक्टर की, ठीक है। तो अभी तक आपने सिर्फ क्या, लेकिन हमने उसको भैया आगे प्रोसीड नहीं किया। तो फिलहाल तो जो आपने क्या पढ़ी है कोलिजन थ्योरी, वो सिर्फ क्या बोलती है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे और उनकी टक्कर में एक खास एनर्जी के साथ वो टक्कर मारेंगे, तभी क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन ही क्या प्रोवाइड करते हैं, रेट, ठीक है। लेकिन ये मान लो भाई कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या मान लिया आपकी
100, ठीक है बात। अरे बोलो भाई, और एक्टिवेशन फैक्टर क्या है 0.3, तो आपके अकॉर्डिंग तो रेट क्या आनी चाहिए 30। भाई ये तो क्या है Z और ये क्या है एक्टिवेशन फैक्टर, समझ गए बात। तो रेट क्या है 30 आई भाई, लेकिन रेट आई 27, मतलब कुछ और भी जो हमने कंसिडर नहीं किया। तो भाई कोलिजन थ्योरी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, और वो कौन सा फैक्टर है रो, तो ZF रो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे भाई 0.9 से, इसका मतलब क्या है कि अगर 100 कोलिजन क्या होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, उनमें 30 क्या है इफेक्टिव, अरे भाई सफिशिएंट एनर्जी के साथ, ठीक है। तो 30% क्या है, तो 30 आ गई रेट हुई, लेकिन 30 में से 90% क्या होते हैं सिर्फ सही प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ, तभी क्या होगा भाई, तो क्या हो गया, तो 100 इंटू 0.3 30, 30 इंटू 0.9 27 आ गया ना 27 रेट। तो स्टेरिक फैक्टर आपने कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कोलिजन को इफेक्टिव होना नहीं, कोलिजन को प्रॉपर ओरिएंटेशन से भी होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप ये देखो भाई, मान लिया हमारे पास, मान लिया आप रिएक्शन देखो, बताओ किसकी, आप रिएक्शन देखो भाई, कार्बन मोनोऑक्साइड की O2 के साथ, क्या भाई ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है O2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 टक्कर तो मारे, लेकिन किस साइड से टक्कर मारे, CO का O और O का भी और O2 का भी O, तो भाई रिएक्शन यहां पर हम क्या बोलेंगे, तो क्या है हमारे पास नो रिएक्शन। 10 रिएक्शन की नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। अरे बोलो भाई, इनको भाई कैसे टकराना पड़ेगा, CO का C और OO का O, भाई तब तक इस एंड से टक्कर होगी जब कार्बन मोनोऑक्साइड और O2 कार्बन साइड से बाइंड टक्कर मारे इसको, तभी क्या होगा हमारे पास भाई CO2। नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई, तो क्या भाई प्रॉपर ओरिएंटेशन होना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। तो आपको फिर भाई ये फैक्टर हम निकालते कैसे, भाई ये फैक्टर हम इसको मालूम कैसे करते हैं, इसको भी मालूम करते हैं कि जो क्या होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या कोलिजन फ्रीक्वेंसी को आप किससे भाग कर दो, फ्रीक्वेंसी फैक्टर से, ए से। अरे जो किसका है, यानी एरिहेनिस कांस्टेंट, एरिहेनिस कांस्टेंट, उसे हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर। नहीं पता आपको, पहले पड़ी आपको पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम क्या बोलेंगे भैया, तो क्या है ए ऑब्जर्व्ड, ये तो क्या है ए ऑब्जर्व्ड, इजंट इट, और ये क्या जेड कैलकुलेट। आप यानी क्या करो तो भाई फ्रीक्वेंसी फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आप क्या निकालो, सिंपली फ्रीक्वेंसी फैक्टर और भाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी का आप क्या निकालो रेशियो। यही बताओ क्या हमारे पास रो, तो आपने रो से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं आना आपको ये। तो हमारे पास जो फॉर्मूला क्या करता ZE⁻E और RT। अब बताओ कोलिजन थ्योरी से वो क्या बन जाएगा हमारे पास, रो ZE⁻E और RT। नहीं आएगा आपको, अरे बोलो भाई, ठीक है। नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या, पक्का आ गया आपको, वेरी गुड, बात नहीं भाई। अब बताओ भाई, अरे ये फिर क्या हो गया डिसिमिलर मॉलिक्यूल के लिए, अरे क्या सिमिलर मॉलिक्यूल, अरे वो तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ओके अब बताओ, एज पर कोलिजन थ्योरी द एरिहेनिस कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, ये बताओ भाई एरिहेनिस कांस्टेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, √T, कैसे मालूम पड़ा, हाँ वेरी गुड, तो √T सी आंसर आ गया। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।